हेलो बच्चों, एनएचपीसी में जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और उसी सीरीज में आज दूसरा पार्ट उसका जिसमें आज बाकी के क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन, विच प्रोसेस यूजेज अ मोल्टन मेटल बाथ फॉर ब्रेजिंग। इस तरह का क्वेश्चन अभी रेलवे में भी आया था, आपको अगर याद हो। ठीक है, तो ये मेटल बाथ एक्चुअली क्या होता है कि मेटल को हम एक सॉल्ट सोल्यूशन में डालते हैं जिससे वो पूरा फिलर बन जाता है। अब उसके अंदर अपना कंपोनेंट डालते हैं, ठीक है, डुबोते हैं। कई कंपोनेंट होते हैं, मास प्रोडक्शन में काम में आती है बच्चों ये। ठीक है, उसमें डुबोते हैं और आपका ब्रेस वेल्ड बन जाता है, ब्रेस वेल्ड आपका बन जाता है बच्चों। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर बच्चों डिप ब्रेजिंग होगा। क्या होगा बच्चों आपका इसका आंसर? डिप ब्रेजिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। ऑड वन देखना है, मेटल एक्टिव गैस, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ये है बच्चों, क्योंकि ये सब मिग है बच्चों, ये सब मिग है। ठीक है, ये सब मिग वेल्डिंग के ही अलग अलग वो है बच्चों मॉडिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टास्क ऑफ फ्लक्स। डायरेक्ट टास्क कौन सा नहीं? स्टेबलाइज द आर्क, बिल्कुल करता है। रिड्यूस स्पैटरिंग, स्पैटरिंग को कम करता है, बिल्कुल करता है। रिड्यूस द वेल्डिंग टाइम, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव एटमोस्फेयर, ये तीनों डायरेक्ट काम है बच्चों। ठीक है, लेकिन वेल्डिंग टाइम से फ्लक्स का कोई मतलब नहीं है बच्चों, वो डिपोजिशन रेट पे डिपेंड करता है। डैश इज ए वर्च्यू बाय विच मोल्डिंग सैंड परमिट स्केप ऑफ गैसेस फ्रॉम ड्यूरिंग कास्टिंग। देखो, कास्टिंग में आपको पता है जब ग्रीन मोल्ड में आप हॉट मेटल डालते हैं तो मॉइस्चर ऑफ मोल्ड जो है वो इवेपोरेट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में, तो इन गैसेस को बाहर निकलना होता है। तो क्या होता है बच्चों, सैंड पार्टिकल्स के बीच इस तरीके से, सैंड पार्टिकल के बीच यहां पर इस तरीके के वॉइड्स बने होते हैं बच्चों। क्या बने होते हैं? वॉइड्स। इन्हीं में से ये गैसेस बाहर निकलती हैं। इसके अलावा हम कुछ एक पतला सा तार लेके लंबे लंबे होल भी बना देते हैं सैंड मोल्ड में, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेंट्स। तो ये भी काम में आते हैं बच्चों। ठीक है, तो इन सब इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं सैंड की, जिससे कि वॉइड्स बनते हैं, उसे परमिएबिलिटी कहते हैं। एबिलिटी ऑफ सैंड टू एस्केप द गैसेस। अगला क्वेश्चन, शील्डिंग इज डन बाय डैश इन गैस वेल्डिंग प्रोसेस। शील्डिंग किससे करते हैं? गैस वेल्डिंग में बच्चों। आउटर मोस्ट कोन ऑफ द फ्लेम, एक्सटर्नल इनर्ट गैस, इनर मोस्ट कोन ऑफ द फ्लेम, या फ्लक्स। तो शील्डिंग जो है बच्चों कौन करता है गैस वेल्डिंग में बच्चों? याद रखना, आउटर मोस्ट कोन। जो आउटर मोस्ट कोन होता है ये करता है बच्चों। फ्लक्स तो इसमें यूज करते नहीं, करते भी हैं लेकिन जनरली नहीं करते, इसलिए इसका आंसर ये नहीं देंगे बच्चों। आउटर मोस्ट कोन ऑफ द फ्लेम कहा जाएगा, क्योंकि यहां पर गैस वेल्डिंग की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन देखते चलना कहां कहां से आ रहे हैं। डैश इज आर कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ गैस ड्यूरिंग पोरिंग विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल गैस कैविटी। ठीक है, जब आप लिक्विड मेटल को डालते हो तो गैसेस जनरेट होती है ग्रीन सैंड में से, तो उस ठीक है, तो उससे क्या होता है कि छोटी छोटी स्मॉल गैस कैविटी बन जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों? पिन होल्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? पिन होल्स। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। सीमेंटेड कार्बाइड्स टूल आर नॉर्मली मैन्युफैक्चर्ड बाया। सीमेंटेड कार्बाइड के जो टूल होते हैं वो नॉर्मली बच्चों याद रखना पाउडर मेटलर्जी से बनाए जाते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड के हैं सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह जो होते हैं, या सिरेमिक के जो आपके कटिंग टूल हैं जिन्हें हम इंसर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंसर्ट। तो वो किससे बनाए जाते हैं? पाउडर मेटलर्जी से। देखो, इस क्लास का मेरा लेने का मतलब यही है कि आप लोग ये देखें कि किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं और इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज कैरिड आउट टू इवेल्युएट। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग किस लिए करते हैं बच्चों? वेल्ड इंस्पेक्शन में, जिससे वेल्ड के अंदर के जो रेडियोग्राफिक टेस्ट टाइप का होता है बच्चों, अंदर अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो होता है वो अंदर के जो क्रैक्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए बच्चों अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो होता है बच्चों। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स जो है बच्चों जाती हैं, पास कराते हैं वेल्ड में से, जिसमें डिस्ट्रक्शन आता है साउंड पैटर्न में और हमें पता चल जाता है कि अंदर क्रैक है या नहीं है, या क्रैक्स, कोरोजन, पोरोसिटी जो भी है बच्चों, इंप्योरिटी, इंपरफेक्शन, उसका आप पता लगा सकते हैं। द वेल्ड एरिया फाउंड बाय द रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस इज नोन एज। जो वेल्ड एरिया होता है, मान लीजिए दो प्लेट है बच्चों आपकी, दिस इज देयर आर टू प्लेट्स जिनके बीच में यहां पर आपने वेल्ड बनाया बच्चों इस तरीके से।
ये वेल्ड बनता है बच्चों इस तरीके से। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं वेल्ड नगेट। क्या कहते हैं बच्चों से? वेल्ड नगेट कहा जाता है। यहाँ वेल्ड नहीं कहते स्पॉट वेल्डिंग में या रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, हम नगेट कहते हैं बच्चों, नगेट। ठीक है। डैश इज केमिकली एक्टिव एट सोल्डरिंग टेम्परेचर एंड प्रमोट्स द वेटिंग एक्शन रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ज्वाइनिंग। ठीक है। देखो वेटिंग एक्शन कौन प्रमोट करता है सोल्डरिंग में? याद रखना दो चीजें, एक तो टिन और एक बच्चों फ्लक्स जो आप यूज करते हैं, ये वेटिंग एक्शन को इंप्रूव करते हैं बच्चों। तो इसमें टिन आपका आंसर होगा, फ्लक्स तो दिया नहीं तो टिन होगा बच्चों, याद रखना। ठीक है। तो टिन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सोल्डर का। ठीक है। आपको पता है दो चीजें होती हैं सोल्डर में, एक तो टिन होता है और एक लेड होता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, यूटेक्टिक सोल्डर होता है एक, आपको बताना है इसमें कितने परसेंट टिन और कितने परसेंट लेड होता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है। डैश एडिशन ऑफ डैश इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर और टंगस्टन इलेक्ट्रोड। टिग वेल्डिंग में टंगस्टन में हम थोरियम मिला देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, आपका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड का वो बढ़ जाता है, 3450 से भी ऊपर चला जाता है। अब क्या होता है, उससे आप हाई करंट सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डैमेज नहीं होगा इलेक्ट्रोड। और जब हाई करंट आप ज्यादा सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिसिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो रेट है पर यूनिट टाइम जो बाहर निकल रहे हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड से, वो भी बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एमिसिविटी भी बढ़ जाती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। या ऐसा कहिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिसिविटी बढ़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली यूज्ड एज फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के लिए कौन सा इनमें फ्लक्स मटेरियल नहीं है? जिंक क्लोराइड बिल्कुल है, लेड, अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल है, बोरेक्स बिल्कुल है। लेड आपका सोल्डर है बच्चों, फ्लक्स नहीं है, याद रखना। लेड और टिन मिलकर आपका क्या बनाते हैं? सोल्डर एलॉय। डैश इज ए यूनिक फेज ऑफ आयरन कार्बन सिस्टम हैविंग हार्डनेस जनरली इंड्यूस्ड बाय क्विंचिंग। वो यूनिक फेज आयरन कार्बन सिस्टम की जो कि बहुत हार्ड होती है और क्विंचिंग करने पर बनती है। तो कौन सी बनती है बच्चों? आपको पता है, मार्टेनसाइट। जब आप क्विंचिंग करते हो ऑयल में या फिर ब्राइन सॉल्यूशन में या फिर वाटर में, तो आपका मार्टेनसाइट बनता है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी यूज्ड एज शील्डिंग गैस इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस। शील्डिंग गैस की तरह इनमें से कौन सी यूज नहीं हो सकती? हीलियम हो सकती है, आर्गन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, लेकिन प्योर ऑक्सीजन आप यूज नहीं करते। ठीक है। प्योर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है बच्चों याद रखना मैक्सिमम 5% यूज करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है। वो भी आर्गन या हीलियम के साथ। इससे वेल्ड की जो अपीयरेंस है वो बहुत अच्छी हो जाती है, याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए बच्चों। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यानी कि मिग, इसको आप मिग कहते हैं। स्लैग इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज इन द फॉर्म ऑफ वायर, ये बिल्कुल सही है। एसिटिलीन इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग, ये गलत है बच्चों। स्लैग भी नहीं बनता है क्योंकि स्लैग बनता है फ्लक्स से, फ्लक्स यूज नहीं करते, शील्डिंग गैस यूज करते हैं। तो ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, याद रखिएगा। In the case of tool wear, diffusion occur at the dash, causing the tool surface to become depleted of the action of the atoms responsible for its hardness. देखो क्या होता है बच्चों, डिफ्यूजन की वजह से कौन सी टूल वियर आती है? आपको याद रखना बच्चों, क्रेटर वियर। कौन सी आती है बच्चों? क्रेटर वियर। और क्रेटर वियर कहां आती है बच्चों? ये आती है बच्चों ऑन रेक फेस। ऑन रेक फेस, जो रेक फेस होता है बच्चों, यानी कि मान लीजिए दिस इज द कटिंग टूल, ये कटिंग टूल है मान लीजिए आपका, तो रेक फेस बच्चों ये वाला होगा टॉप। तो यहां पर हल्का सा गड्ढा बन जाता है यहां से 2 से 3 mm की डिस्टेंस पर। ठीक है। 2 to 3 mm की डिस्टेंस पर। तो ये किस वजह से होता है? कार्बन एटम जो होता है बच्चों वो चिपके, और इस चिपके टूल के ये जो चिप होती है बच्चों, ये यहां पर घिसती है, जिससे हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। और इस हाई टेम्परेचर की वजह से कार्बन के पार्टिकल सरफेस से निकल के चिप के साथ चिपक कर मशीनिंग एरिया से बाहर निकल जाते हैं। तो उसे क्रेटर वियर कहते हैं। तो कहां पर होता है बच्चों? ये वर्क पीस चिप बाउंड्री या टूल वर्क पीस बाउंड्री, ट्रिपल जोन, टूल चिप बाउंड्री, ये होगी बच्चों उसका आंसर। टूल और चिप की जहां पर इंटरफेस होगी, बाउंड्री होगी, वहां पर। ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है। आर्क इज कंपैरेटिवली साइलेंट एंड हैज लेस स्पैटर। आर्गन गैस इज यूज्ड इन द प्रोसेस, ये सही है बच्चों। फ्लक्स इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस,
नहीं, ये गलत है, फ्लक्स यूज नहीं होता है। इट इंप्लॉयज एन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ये सही है। ठीक है, तो आंसर तो बच्चों इसका फ्लक्स वाला ही होगा, लेकिन आर कंप्लीटली साइलेंट एंड हैज लेस स्पैटर, ये कहना भी सही नहीं है। ठीक है, हाँ स्पैटर कम होते हैं, लेकिन लेस साइलेंट ये कहना सही नहीं है, थोड़ा बहुत शोर होता है, बट कंपैरेटिवली इसका आंसर यहां पर सी होगा, आपको चूज करना होगा सही आंसर। आइडेंटिफाई द फीचर ए। फीचर ए क्या है बच्चों? ए आप देख रहे हैं एक लाइन है इस तरीके से, ये एक लाइन होती है बच्चों ऐसे, तो इसे क्या कहते हैं? पार्टिंग लाइन कहते हैं बच्चों। ठीक है, पार्टिंग। ये पोरिंग बेसिन है बच्चों, पोरिंग बेसिन, ये स्प्रू है बच्चों, ये रनर है बच्चों, ये आपका ब्लाइंड राइजर है। ब्लाइंड राइजर उसे कहते हैं जो आपको ऊपर ना दिखाई दे रहा हो, यहां ना दिखाई दे रहा हो। ठीक है, और ये आपकी कैविटी है, दिस इज कैविटी। ठीक है, यहां पर आपका ये गेट, ये गेट होगा, इन गेट जिसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये पार्टिंग लाइन होगी, याद रखना, ऊपर वाला कोप, नीचे वाला ड्रैग। डैश इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस, इनमें से कौन सा एक्सट्रूजन प्रोसेस का कंपोनेंट नहीं है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड तो वेल्डिंग का है भैया, एक्सट्रूजन का थोड़ी है। डैश कास्टिंग इज ए टाइप ऑफ परमानेंट कास्टिंग प्रोसेस, शेल, इन्वेस्टमेंट, वैक्यूम, स्लश। परमानेंट बच्चों, परमानेंट बच्चों कौन सी होगी बच्चों? स्लश कास्टिंग, याद रखना बच्चों। सब में डाई तोड़ी जाएगी, सब में मोल्ड जो होती है आप बनाते हैं वो तोड़ी जाती है टू एक्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट, लेकिन स्लश कास्टिंग आपकी क्या है बच्चों? आपकी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है। स्लश कास्टिंग में क्या होता है ना कि लिक्विड मेटल को एक डाई में डालते हैं, थोड़ी देर डाई को रखते हैं, फिर पलट देते हैं, तो जो बचा हुआ लिक्विड मेटल है वो तो नीचे गिर जाता है, और कुछ लिक्विड मेटल सॉलिडिफाई होकर मोल्ड की वॉल से, डाई की वॉल से चिपका रहता है, तो हॉलो वर्क पीस बनाती है बच्चों। आपको ये याद रखना, स्लश कास्टिंग हमेशा हॉलो प्रोडक्ट बनाएगी, हमेशा हॉलो, याद रखना बच्चों। फॉर एन एक्सट्रूजन प्रोसेस इन डैश सेक्शन, मेल्टिंग इज होमोजेनाइज्ड एंड सफिशिएंट प्रेशर इज डेवलप्ड टू पंप थ्रू द डाई ओपनिंग। देखो, डाई के 3 हिस्से होते हैं बच्चों, जो प्लास्टिक के लिए, इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए डाई होती है। एक तो होता है बच्चों आपका फीड सेक्शन। फीड सेक्शन में क्या होता है बच्चों? आपका नॉर्मली मेल्टिंग होती है, जो पैलेट्स होते हैं प्लास्टिक के, छोटे छोटे दाने होते हैं, ग्रेन, उनको मेल्ट किया जाता है, वो मेल्ट होते हैं बच्चों। उसके बाद कंप्रेशन, इनको अंडर प्रेशर लाया जाता है, और उसके बाद बच्चों ये तीसरा सेक्शन जो है इसे मीटरिंग सेक्शन कहते हैं। यहां पर प्रेशर होमोजेनाइज हो जाता है और इतना प्रेशर जनरेट हो जाता है कि उसे डाई में यहां पर डाल दिया जाए। तो ये 4 हिस्से होते हैं बच्चों इसके, 3, फीड, कंप्रेशन, मीटरिंग। ठीक है, हाँ याद रखिएगा बच्चों। अब मैंने इनके अलग अलग आपको लिख दिया है बच्चों। जैसे फीड जोन होता है बच्चों, यहाँ पे प्लास्टिक के पैलेट्स डाले जाते हैं, यहाँ पे जो स्क्रू होता है वो डीपेस्ट होता है, सबसे गहरा स्क्रू, यानी कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको। और कांस्टेंट चैनल डेप्थ होती है, चैनल की जो डेप्थ होती है वो कांस्टेंट होती है। ये 50 से 60% होता है पूरे स्क्रू लेंथ का। स्क्रू कौन सा बच्चों? ये जो अंदर स्क्रू पड़ा है, ये दिस इज द स्क्रू, ये स्क्रू है। तो इसके 50 से 60% आपका फीड सेक्शन में ही आपका होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ठीक है, अब इसमें क्या क्या है बच्चों? ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, प्री हीट करता है, कॉम्पैक्शन करता है, चिपक जाते हैं पैलेट्स एक दूसरे के साथ, और ये चिपके हुए पैलेट्स आगे जाते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद कंप्रेशन जोन है जिसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं। यहां पर मेल्टिंग होती है बच्चों, मेल्टिंग। यहां पर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग चैनल डेप्थ, चैनल डेप्थ इस तरीके से होगी, डिक्रीज होती हुई। ठीक है, अच्छा, ये 20 से 30% होता है पूरी स्क्रू लेंथ का बच्चों। ठीक है, इसमें मेल्टिंग होती है, उसके बाद कंप्रेशन होता है, और अगर कोई एयर आ जाती है तो उसे भी बाहर निकाल दिया जाता है बच्चों। उसके बाद मीटरिंग जोन। मीटरिंग जो फाइनल सेक्शन होता है बच्चों, याद रखना है, यहां पर प्लास्टिक को प्रिपेयर किया जाता है एक्सट्रूजन के लिए, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सबसे कम गहरा आपका हिस्सा होता है, शैलोएस्ट हिस्सा होता है बच्चों, और चैनल डेप्थ कांस्टेंट होती है, याद रखना, 20 से 30% टोटल स्क्रू का। यहां पर क्या होता है बच्चों? होमोजेनाइजेशन होता है, यानी कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो गया है जो प्लास्टिक आपने डाली है उसके अंदर उसका। उसके बाद प्रेशर जनरेशन होता है, प्रेशर बिल्टअप होता है जिससे कि आप डाई में उसे आगे आप पुश कर सकें, और फिर फाइनली फ्लो रेट को कंट्रोल किया जाता है बच्चों। ये 3 फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा मीटरिंग। ठीक है, मीटरिंग, याद रखिए। ठीक है, तो प्लास्टिक जो एक्सट्रूजन है वहां से भी क्वेश्चन आया है, नोट कर लीजिएगा ये टॉपिक, प्लास्टिक एक्सट्रूजन। डैश मटेरियल इज वाइडली यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड मटेरियल। इलेक्ट्रोड मटेरियल के लिए इनमें से कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों? कॉपर। स्टेनलेस स्टील नहीं, स्टील होता तो मैं मान भी लेता, लेकिन कॉपर होगा बच्चों। ए रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन 2 पीस
ऑफ 1.5 mm थिक शीट स्टील ड्यूरिंग, यानी कि प्लेट की थिकनेस कितनी है बच्चों, प्लेट की थिकनेस टी, ये 1.5 mm है, और करंट इसमें 12,000 एम्पियर का सप्लाई किया आई फॉर 0.2 सेकेंड, ये टाइम टी हो गया। द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ 6 mm डायमीटर, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड 6 mm है बच्चों, ठीक है। रेजिस्टेंस इज अज्यूम्ड, रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो आर इतना है। कैलकुलेट द हीट जनरेशन, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, H इक्वल्स टू करंट स्क्वायर रेजिस्टेंस इनटू टाइम। करंट कितना है बच्चों आपका 12,000, तो यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 1000 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 10⁻⁶। रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 0.0001 ओम, तो ये हो जाएगा आपको बच्चों 0.0001 ओम इंटू टी कितना है 0.2 सेकेंड, ठीक है। यही है बच्चों, तो इसके नीचे 10,000 आ जाएगा पॉइंट हटाने के बाद, और उसके नीचे 10 आ जाएगा, तो ये इससे कट गया, ठीक है। कितना आ गया बच्चों 288 इंटू एक 10 यहां बचा नहीं है भाई, नीचे 5 थी ये 6 थी, इंटू 10 यानी कि इतने जूल, 2880 जूल, करेक्ट, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिलेट द वेल्डिंग प्रोसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी क्या होती है बच्चों, बेसिकली पावर डेंसिटी करंट से निकाल लेते हैं, करंट डेंसिटी जिसकी हाई उसकी पावर डेंसिटी हाई, ठीक है। पर यूनिट एरिया कितनी पावर सप्लाई कर रहे हैं आप, तो करंट से निकल जाती है, क्योंकि पावर करंट से निकल सकती है, वोल्टेज इनटू करंट इज इक्वल्स टू पावर। तो आई अपॉन ए, करंट डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी। अब ए जिसका कम होगा, यानी कि जो स्पॉट बना रहे हैं आप, जो वेल्ड एरिया है जिसका सबसे कम होगा, अगर ये मिनिमम होगा बच्चों, तो याद रखना बच्चों जो पावर डेंसिटी वी इंटू आई अपॉन ए ले लीजिए आप, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप, करंट पावर क्या होती है वोल्टेज इंटू करंट, तो V इंटू आई इज इक्वल्स टू पावर अपॉन पर यूनिट एरिया कितनी पावर आप सप्लाई कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पावर डेंसिटी। तो ये जो एरिया है ये जो मिनिमम होगा कम से कम एरिया पे जब आपकी पावर सप्लाई की जाएगी सेम वोल्टेज सेम करंट के लिए, एरिया जिसका कम होगा, ठीक है, आर का, तो वो आपका ज्यादा पावर डेंसिटी देगा। अब सबसे कम एरिया किसका होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का, ठीक है। तो यहां पे दो जगह सबसे कम ये है। उसके बाद बच्चों अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग में स्पॉट बनता है, तो ऑब्वियस एरिया कम होगा, तो दूसरा ये होगा बच्चों। और सबसे कम बच्चों ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग, क्योंकि इसका वेल्ड एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हीट अफेक्टेड जोन बहुत बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन 20 में हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। पावर डेंसिटी में किसी भी एग्जाम में आज तक क्वेश्चन नहीं देखा है मैंने, ये पहला एग्जाम है जिसमें पावर डेंसिटी ऑफ वेल्डिंग्स पर क्वेश्चन आया है। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लेम इन गैस वेल्डिंग। न्यूट्रल होती है, कार्बोराइजिंग होती है, ऑक्सीडाइजिंग होती है, नाइट राइडिंग तो भैया आपका सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस है। द प्रोसेस इन विच द पार्ट इज क्रिएटेड थ्रू सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मेटल इज कॉल्ड। द प्रोसेस इन विच पार्ट इज क्रिएटेड, पार्ट बनाना है लिक्विड मेटल की मदद से, लिक्विड मेटल को सॉलिडिफाई करके। कास्टिंग की डेफिनेशन पूछिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। गैस वेल्डिंग की टर्म में, गैस वेल्डिंग टिप टॉर्च टिप है सेपरेट होल फॉर ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन के लिए अलग होता है गैस वेल्डिंग में जो वो होता है बच्चों होल, ठीक है। तो ये बच्चों गैस वेल्डिंग जो कटर होता है उसमें तो आपका हो सकता है बच्चों, ठीक है, उसमें तो आपका हो सकता है बच्चों, लेकिन गैस वेल्डिंग में सिंगल होल होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। सिंगल होल होता है बच्चों, आपको ये याद रखना है हर हालत में, ठीक। क्योंकि गैस कटिंग में अलग होल होता है ऑक्सीजन, तो ये तो हो गया बच्चों गलत। गैस वेल्डिंग एम्प्लॉयज नाइट्रोजन गैस, नहीं नाइट्रोजन गैस भी नहीं होती। गैस वेल्डिंग आल्सो नो, ये सही है बच्चों। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 एंड 2 3 आर ट्रू, स्टेटमेंट 3 इज ट्रू, बस ये हो जाएगा इसका सी हो जाएगा बच्चों, याद रखना, ठीक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। कोप एंड ड्रैग इन ए मोल्डिंग प्रोसेस आर कंटेन्ड इन ए बॉक्स कॉल्ड नोन एज। कोप एंड ड्रैग किस में रखते हैं बच्चों आप, फ्लास्क में। ये भी क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है वैसे। कोप एंड ड्रैग इन ए मोल्डिंग प्रोसेस आर कंटेन्ड, कोप एंड ड्रैग को भी किसी चीज में कंटेन्ड रखते हैं, यस। एक सिंगल फ्लास्क होता है उसमें रखते हैं, छोटे कंपोनेंट की जब कास्टिंग करते हैं, बड़े में ऐसा नहीं होता। लो प्रेशर कास्टिंग, लो प्रेशर कास्टिंग कैसी होगी बच्चों, याद रखना
प्रेशराइज मेटल को प्रेशराइज मेटल को, लिक्विड मेटल को इंसर्ट करना डाई में, ये आपका होता है परमानेंट मोल्ड में। तो ये तो आपकी लो प्रेशर नहीं होगी बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंडेबल मोल्ड, ये भी आपकी लो प्रेशर होती है। टेम्पररी मोल्ड, ये तो एक ही बात है, ये तो एक ही बात है बच्चों, ठीक है। लो प्रेशर कास्टिंग जो होती है बच्चों, वो बेसिकली सेमी परमानेंट कास्टिंग प्रोसेस में आती है, आपको ये याद रखना है। सेमी परमानेंट कास्टिंग प्रोसेस, ये सेमी परमानेंट कास्टिंग प्रोसेस जो होती है ना, इसमें जो कोर होगी वो एक्सपेंडेबल होती है, डाइज होती है, इसमें परमानेंट डाइज यूज करते हैं, परमानेंट मोल्ड यूज करते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं कि सर ये परमानेंट कास्टिंग है, लेकिन नहीं, इसमें जो कोर यूज होती है वो आपकी एक्सपेंडेबल होती है, वो हमेशा तोड़नी पड़ती है कंपोनेंट को बाहर निकालने के लिए, इसलिए इसे सेमी परमानेंट कास्टिंग भी कहा जाता है। ये लो प्रेशर कास्टिंग होती है। जैसे ग्रेविटी डाई कास्टिंग, जो ग्रेविटी डाई कास्टिंग होती है, जिससे आप क्या बनाते हैं बच्चों, जिससे आई थिंक आप कार्बोरेटर बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपका लो प्रेशर कास्टिंग कहलाती है बच्चों। इनमें भी वैसे लो प्रेशर होता है, एक्सपेंडेबल या टेम्परेरी में, ठीक है, परमानेंट में नहीं होता। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रहा होगा, मेरे ख्याल से उस टाइम बच्चों को काफी मुश्किल लगा होगा, ठीक है, लेकिन आपको इसका आंसर डी लगा देना है। Which of the following is not a feature of weld bead deposit by arc welding? आर्क वेल्डिंग में जो वेल्ड बनता है उनमें से एक इसका फीचर नहीं है। क्या हीट अफेक्टेड जोन बनता है? बिल्कुल बनता है। फ्यूजन जोन बनता है? बिल्कुल बनता है। थर्मो मैकेनिकली अफेक्टेड जोन बनता है? आर्क वेल्डिंग कह रहा है ना ये। पार्शियली मेल्टेड जोन बनता है? हाँ, ये भी बनता है। इसमें बच्चों थर्मो मैकेनिकली अफेक्टेड जोन नहीं बनता। थर्मो मैकेनिकली अफेक्टेड जोन बनता है बच्चों, वो आपका बनेगा बच्चों स्टीयर वेल्डिंग में। वो वेल्डिंग जिनमें प्रेशर होता है, याद रखना, जो प्रेशर वेल्डिंग होती है ना, जिनमें प्रेशर भी अप्लाई करते हैं आप हीट के साथ साथ, उनमें आपका बनेगा थर्मो मैकेनिकल। आर्क वेल्डिंग में प्रेशर का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इसलिए सी आंसर होगा बच्चों। ये भी हो सकता है, होता ही होगा, कुछ हिस्सा ऐसा तो होता ही होगा ना जो थोड़ा बहुत पिघला है ना, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो स्टीयर वेल्डिंग होता है इसमें कौन कौन से हिस्से बनते हैं। देखिए स्टीयर वेल्डिंग ये है बच्चों, इसमें जो आपका ए पोर्शन है वो तो बेस मेटल है, अनअफेक्टेड जोन, ये वाला पोर्शन। उसके बाद बी पोर्शन जो है बच्चे इसे कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन, ठीक। सी पोर्शन है थर्मो मैकेनिकल, क्योंकि इसमें प्रेशर लगता है, मूवमेंट होता है, जो आपका इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, उसका जो शोल्डर होता है, और ये जो आपका प्रोफाइल पिन होती है बच्चों, ये आपका एक फोर्स लगाता है जिससे कि मेटल मेल्ट होके फ्यूज होती चली जाती है। तो ये आर्क वेल्डिंग में नहीं बनता बच्चों, ये थर्मो मैकेनिकली अफेक्टेड जोन, ठीक है। और डी क्या है बच्चों, वो तो वेल्ड नेगेट है ही, वो तो वेल्ड एरिया, फ्यूजन जोन जिसे कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो आर्क वेल्डिंग में ये नहीं बनता, याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द ऑड प्रोसेस, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल एक्टिव, वही है बच्चों, टिक वेल्डिंग होगा इसमें अलग। तो ऑड वन आउट का बड़ा क्वेश्चन आ रहा है वेल्डिंग से बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज अंडरफिल वेल्डिंग डिफेक्ट। अंडरफिल मतलब आपका जो एरिया है बच्चों, वेल्ड एरिया, वो पूरी तरह से वो पूरी तरह से फिल नहीं हुआ, तो दिस इज द अंडर फिलिंग। ये क्या है बच्चों, ये तो परफेक्ट वेल्ड है, ये अंडर कट है, अंडर कट। और ये क्या है बच्चों आपका, ये ओवरलैप, ये ओवरलैप है बच्चों, याद रखना, ठीक है, ये ओवरलैप है। नेक्स्ट, डैश इन स्टेनलेस स्टील इम्पार्ट्स कोरोजन रेजिस्टेंस। ऑब्वियस है, क्रोमियम, क्रोमियम के ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है कोरोजन के अगेंस्ट। इनमें से नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड कौन सा नहीं है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड वो होते हैं जिनमें आपको स्पेसिमेन को तोड़ना नहीं पड़ता है। तो विजुअल टेस्टिंग, ये आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव है। लीक टेस्टिंग, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, हार्डनेस टेस्टिंग। लीक टेस्टिंग में भी कोई डिस्ट्रक्ट नहीं करना आपको वेल्ड को। ये जो हार्डनेस टेस्टिंग है, इसको अक्सर बहुत सारी बुक्स ने नॉन डिस्ट्रक्टिव लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। सरफेस पे गड्ढा तो बनता ही है जब आप विकर टेस्ट या ब्रिनल टेस्ट करते हो, तो ये आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है। डैश डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू कास्टिंग गेटिंग सॉलिडिफाइड बिफोर द इंटायर मोल्ड कैविटी इज फिल्ड। पूरी कैविटी भरी ही नहीं और कास्टिंग में जो लिक्विड मेटल है वो सॉलिडिफाई होनी शुरू हो गई, तो कुछ हिस्से तक लिक्विड मेटल पहुंचेगा ही नहीं, तो उसे कहते हैं बच्चों मिसरन। क्या कहते हैं बच्चों?
मिस रन कहते हैं बच्चों। एल बाई डी रेशियो फॉर बैरल ऑफ एक्सट्रूजन मशीन, एल बाई डी रेशियो जो है बच्चों 20 से 30 होता है, तो वो रेंज आ रही है बी ऑप्शन में, याद रखना। यानी कि लेंथ कितनी है बैरल की और डायमीटर कितना है। ये बेसिकली प्लास्टिक जो एक्सट्रूजन करते हैं वहां पे एल बाई डी रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 10:30 देख लीजिए आप, प्लास्टिक एक्सट्रूजन से 2 क्वेश्चन मिल गए हैं आपको, तो ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ ब्रेजिंग, ब्रेजिंग की कौन सी लिमिटेशन नहीं है। ब्रेजिंग कैन नॉट ज्वाइन थिन वॉल पार्ट, नहीं ज्वाइन कर सकती है, हाँ तो ये यही लिमिटेशन नहीं है इसकी। आगे देखते हैं, ज्वाइंट स्ट्रेंथ इज लेस देन वेल्डेड ज्वाइंट, बिल्कुल सही है, लिमिटेशन है। कलर ऑफ ब्रेस ज्वाइंट मे नॉट मैच बेस मेटल कलर, ये भी बिल्कुल सही है। हाई सर्विस टेम्परेचर में वीक एंड ब्रेजिड, ये भी सही है, ठीक है। तो ये नहीं है लिमिटेशन, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, थिन वॉल के जो पार्ट होते हैं उन्हें ही ज्वाइन करने के काम में आती है। तो ये थे बच्चों एनएचपीसी के कुछ क्वेश्चंस जो हमने देख लिए। प्रोडक्शन की जितने हमारे पास पेपर अवेलेबल थे उसके सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। अब आप लोग देख लीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आया है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत है तो वो आपको हम यूट्यूब पे विदाउट कॉस्ट आपको पढ़ा देंगे। बस आपको करना क्या है बच्चों, इन क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में एनएचपीसी में के लिए आप लोगों का जो भी आपको चाहिए एग्जैक्टली कि सर हमें ये कुछ पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, जैसे कि कोई भी टॉपिक आप बता सकते हैं, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा मेक इट इजी की तरफ से, ठीक है। बाकी जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं बच्चों हमारे साथ, वो एनएचपीसी का कोर्स जरूर ले लें, आज ही उसमें इनरोल करा लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन देख के, प्रोडक्शन की देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है लेकिन कोर्स बहुत है भैया, सिलेबस बहुत है, तो पढ़ना खुद से बहुत मुश्किल होगा। तो अच्छा यह है कि आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें एनएचपीसी का स्पेशल कोर्स है जिसे पढ़कर कई बच्चों का सिलेक्शन आज तक हुआ है। वो वही कोर्स है बच्चों, क्योंकि एनएचपीसी का कोई पैटर्न नहीं बदला है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज ही इनरोल कराइए और MIE कोड जरूर लगा देना, तभी आपको जो है छूट का फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।